नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रामतिल की खेती करके कमाए अच्छा लाभ। कपास की फसल को कीट रोग से बचाने के उपाय। रामतिल एक तिलहन फसल है और हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो किसान इसकी बुआई कर सकते हैं। तो आप रामतिल का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन कर खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसके बारे में जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाई, अब जो सो सरगुजा लगाने का समय जो सो आ गया है। सरगुजा को अनेक प्रदेशों में अनेक तरह की नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे सरगुजा बोला जाता है, कहीं जटगी बोला जाता है, कहीं रामतिल बोला जाता है। हम लोग जो सो अगस्त के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह से बुआई का शुरू कर देते हैं। यह जो सो बहुत उचित समय है जबकि बारिश कम हो जाता है और ज़मीन जो सो खेत की तैयारी करने का समय जो सो मिलता है। तो सरगुजा लगाने के लिए जो सो सर्वप्रथम हम कहेंगे कि कैसा बीज होना चाहिए, बीज के प्रभेदों की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं सरगुजा के प्रभेद की जो बात कर रहा हूँ, 4 प्रभेद हैं। बिरसा सरगुजा 1, बिरसा सरगुजा 2, पूजा 1, उत्कल सरगुजा 1 है। अनेक तरह के प्रभेद हैं। रामतिल खरीफ मौसम की फसल है जिसे वर्षा पोषित परिस्थितियों में उगाया जाता है। रामतिल की फसल को भूमि के अल्प उपजाऊ परिस्थितियों में कंकरीली, पथरीली व समसीमांत भूमियों में उगाया जा सकता है, परंतु बहुत हल्की अथवा भारी मृदाएं इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती, क्योंकि हल्की भूमि में जल धारण क्षमता कम होती है और भारी भूमियों में जल भराव की समस्या रहती है। अच्छी पैदावार के लिए उत्तम जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है। रामतिल का बीज आकार में छोटा होता है, अतः सही बीजांकुरण के लिए ढीली एवं भुरभुरी मिट्टी का होना आवश्यक रहता है। इसलिए कल्टीवेटर से 1-2 बार खड़ी तथा आड़ी जुताई करने के बाद पाटा चलाकर कर लेना चाहिए। रामतिल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए गोबर की खाद उपलब्ध होने पर 12-15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाएं। जो यूरिया की मात्रा बुआई के समय 20% और फास्फोरस जो 40% पूरे डालते हैं और पोटास की मात्रा 20% जो है वो बुआई के समय ही डालते हैं। और बुआई के 30 दिन बाद जो 20% जो नाइट्रोजन की मात्रा हमारी रहती है वो डालते हैं। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करती है। रामतिल की शुद्ध फसल की बुआई कतारों में करने पर 5 से 8 किलोग्राम साफ एवं स्वस्थ बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। छिड़काव विधि से बुआई करने पर 7 से 8 किलोग्राम बीज का उपयोग करें। मृदा और बीज जनित रोगों से मुक्त फसल के लिए बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडेजिम 5 ग्राम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर बुआई करें। आपको बुआई के समय जो है
15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच करते हैं ताकि जो सो जर्मिनेशन हो सके। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि रो टू रो बनाना शुरू करते हैं। रो से टू रो 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए और पौधा से पौधा की दूरी कम से कम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जो सो हम लोग क्या करते हैं कि निकाय गुड़ाई करते हैं। निकाय गुड़ाई जो सो 20 से 30 दिनों के बीच अंदर जो सो निकाय गुड़ाई करते हैं, जिससे कि घास खर पतवार को अच्छी तरह से निकाल देते हैं। यदि गुड़ाई करना है तो हम लोग डच हो के द्वारा गुड़ाई करते हैं। बारिश हो तो पानी का निकासी कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर पानी का जमाव नहीं हो। पानी जम जाने से फसल जो सो बर्बाद होने की स्थिति में आता है, पौधे पीले पड़ने लगते हैं। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि रामतिल की बुवाई करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कपास की खेती नकदी फसल के रूप में होती है। इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है और जैसा कि अभी मौसम बदल रहा है, ऐसे में फसल पर कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे करें समय पर इन कीट रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बांसु अलवर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार से। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे यहाँ कपास की खेती होती है अभी, जो कि बीटी कपास करके खास करके जो होती है राजस्थान में और ज़्यादातर देश में भी अब कपास की बीटी कपास की खेती होती है। तो बीटी कपास की खेती अभी हमारे राजस्थान में कम से कम 45 से 50 दिन के लगभग होने जा रहे हैं। और इस मौसम में अभी जो अवस्था है कपास की, इसमें रस चूसक कीट का बहुत प्रभाव होता है। अगर कभी कभी अधिक तापमान में थ्रिप्स होते हैं और या बारिश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और उमस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दूसरे जो रस चूसक कीट होते हैं, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, इस तरह के चीज़ों का प्रभाव हो जाता है। किसान भाइयों, कपास की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इन रस चूसक कीटों को पहचान कर समय पर इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक कपास के पत्ते हैं। इस पत्ते में हरा तेला का प्रकोप ये होता है कि किनारे किनारे से पीले पीले हो जाते हैं। ये कभी कभी जो ग्रोइंग पौधे हैं वहाँ पे कप नम जैसे सिकुड़ जाते हैं, पत्तियाँ मरोड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, तो खास करके ये रस चूसक कीट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधों में बढ़वार ज़्यादा नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जो रस चूसक कीट हैं उसमें माहू, जिसको चेपा कहते हैं, हरा तेला, एफिड, जेसिड और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, तो ये 4-5 मुख्य रूप से इसके रस चूसक कीट हैं। अभी अगर कोई किसान भाई छिड़काव नहीं किए हैं तो इसमें एक नीम तेल आता है। नीम तेल का 0.03% या 0.15% का कोई भी 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करें 45 दिन पे और 60 दिन के फसल अवधि पे, तो ये रस चूसक कीटों का प्रभाव कम हो जाता है। पहले क्या करते हैं कि नीम तेल का, या आप घर में कुछ बनाते हो, आग धतूरे नीम पत्ते को सरा गला करके 10 दिन अगर 15 दिन तक रखते हैं, फिर उसको आप 10% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करते हैं, तो हमारा ये कपास जो है अच्छे बढ़वार करेंगे और रस चूसक कीट जो आर्थिक क्षति स्तर है उससे नीचे रहेंगे। तो इस तरह से हम अभी रस चूसक कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। कपास की फसल में इन कीटों के अलावा जड़ गलन रोग का प्रकोप भी होता है। किसान भाइयों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि कपास के पौधों की जड़ ही गल जाएगी तो ऐसी फसल से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।
तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग की सही पहचान करके समय रहते नियंत्रण के उचित उपायों को अपनाएं। दूसरी समस्याएं इसमें एक जरगलन की आती है, जो किसी किसान भाई अभी हमारे सैंपल लेकर के आए थे कि उसमें जरगलन की समस्याएं आती है। तो अगर कोई किसान भाई जरगलन की समस्याएं आ रही है तो उसमें एक कार्बेंडाजिम 50% नाम की दवा आती है, उसका 2% घोल बना करके आप उसका छिड़काव करें कि अच्छे से नीचे से ऊपर तक छिड़काव करना चाहिए। इसमें अगर हम कल्चर डाल सकते हैं, एक ट्राइकोडर्मा कल्चर आती है जिसको हम गोबर खाद में 2.5 से 3 किलो कल्चर को हम 2 से 2.5 क्विंटल गोबर खाद में अगर 1 हफ्ते तक उसको रख करके फिर जड़ों के आसपास उसको पानी देने से पहले मिला दें, फिर उसको सिंचाई करें ताकि वो जो आप कल्चर है गोबर खाद के साथ मिट्टी में चला जाए, जड़ के पास में जड़ के नीचे चला जाए और वो धीरे धीरे आपके फसलों को जरगलन को बचाएगा। दूसरा होता है कि अगर कोई किसान भाई बुआई के समय में ही अगर मिट्टी में मिला देते हैं इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या प्रति बीघा के हिसाब से कल्चर को, तो गोबर खाद में मिला करके तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी किसी को जड़ समस्याएं आती है तो वो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम यानी 0.2% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, घोल बना लें, यानी दोनों मिला करके आप उसका तुरंत उसके जड़ों में अप्लाई करें तो उससे आपको निदान मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस औषधीय फसलों के अंतर्गत बात करें ग्वार पाठा की, तो इसकी खेती प्रदेश में बहुत से किसान भाई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, वर्तमान में अगर हम औषधि और पौधों की बात करते हैं तो ग्वार पाठा का भी वर्तमान में बहुतायत में खेती की जा रही है। और हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि जब हम ग्वार पाठा की खेती करते हैं तो इसका सौंदर्य प्रशासन में और साथ ही साथ औषधि रूप में भी बहुत ही इसका उपयोग किया जाता है। और इसका इतना ज़्यादा वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कि इसकी खेती के प्रति किसानों में रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। किसान भाई, जब हम ग्वार पाठा की किस्मों की या जातियों की बात करते हैं तो हमारे विश्व भर में लगभग 275 जातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम उत्पादन के दृष्टिकोण से माने तो लगभग 3 किस्में हैं जो बहुतायत में प्रचलित हैं और इनका उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं। और इसके लिए सबसे पहली किस्म का नाम है एलो बारबेंडिस मिल, इसका उपयोग बहुतायत में होता है। दूसरी किस्म है एलो फेराक्स मिलर, जिसमें जंजीवर एलो अथवा केप एलो प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरी किस्म है एलो पेरी बेकर, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, इनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ग्वार पाठा की कुछ भारतीय जातियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा बुआई के लिए उपयोग की जाती है, उसमें चाइनीज़ बेकर है, दूसरी है लिट्रोलिस कोइंग बेकर और तीसरी किस्म जो है वो है एलोवेरी गाटा लिन। और इन किस्मों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी जानकार व्यक्ति से इन किस्मों की पहचान कराएं। ये जो किस्में हैं ग्वार पाठा की, इनका अगर किसान भाई उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। किसान भाइयों, ये थी एलोवेरा की अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी, खाद उर्वरक प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीके से एलोवेरा की रोपाई तकनीक के बारे में। और जब हम एलोवेरा या ग्वार पाठा जब इसकी खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ पे कि जल भराव की स्थिति ना हो। जब भी खेत में पानी भरेगा तो इससे समस्या आएगी, इसलिए आप ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ पे पानी का भराव ना हो। खेत को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से खेत की जुताई करें
और उसके बाद उसमें कल्टीवेटर चलाकर, तो उसके पहले इस बात का और ध्यान रखना है कि लगभग 1 एकड़ में हमको लगभग अच्छे 10 से 15 ट्राली गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई आप खेत में अगर डालते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा, जो आपके खेत में नरमी को अच्छा बरकरार रखेगी और हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को बढ़ाएगी। इससे हमारे पौधों का विकास अच्छा होगा। खेत तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें जो हमारी एलोवेरा है उसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो चयन जब हम करते हैं प्लांट्स का तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सकर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों और उनमें उत्तम रूप से उनको लगाया जाए ताकि उनका अच्छा लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ बना देवें और मेड़ की ऊंचाई जो है उसको हमको रखना है लगभग 1 फीट ऊंचाई रखें और 1.5 से 2 फीट उसकी दूरी रखें। मतलब रो से रो की दूरी 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए और जो हमारी मेड़ की ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट के लगभग होनी चाहिए, ताकि आप जब भी उसमें सकर्स लगाएं तो उनमें पानी की समस्या ना हो और जो भी हमारा पानी है वो खेत में इन मेड़ के माध्यम से बीच से खेत के बाहर निकल जाए। जब हम सकर्स लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग हमारी 40 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि खेत में जब भी हम बुआई कर रहे हैं तो खेत अच्छा साफ सुथरा और किसी प्रकार की खरपतवार या अन्य किसी प्रकार की और भी समस्याएं खेत में ना हो। किसान भाइयों, अभी आपने एलोवेरा की रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए एलोवेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। समय समय पर जो पानी भर रहा है या इसकी निकासी की पूर्ण व्यवस्था रखें। साथ ही साथ समय समय पर अगर आपके पास गोबर की खाद या केंचुआ की खाद हो तो इसमें अगर आप बीच में लगभग 2 से 3 माह के बाद जब आपके खेत में निदाई गुड़ाई करें उस वक्त भी अगर आप इसके पत्तों की तोड़ाई करते हैं उसके बाद इसको डालते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में जैविक कार्बन बढ़ेगा और पौधों का विकास अच्छा होगा और आपको लगातार जो उसका उत्पादन है वो लगातार प्राप्त होगा। क्योंकि एलोवेरा का लगातार बहुत मात्रा में किसान भाइयों के माध्यम से लोगों को ज़रूरत के लिए चाहिए होता है। इसके लिए आप अगर इसको लगातार सही रूप में अगर उत्पादन करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मलसीसर जिला चुरू के किसान हनुमान सिंह ने। आप फसलों में होने वाले विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो हनुमान सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को समेकित खरपतवार प्रबंधन के बारे में बताने जा रही हूँ। आजकल उन्नत बीजों एवं उचित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग से फसल के साथ साथ खरपतवारों की भी बढ़वार बहुत तेजी से होती है, ये देखा जा रहा है। फसल के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उगाते हैं जो मुख्य फसल से खाद, पानी और सूर्य की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। कीट रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। ऐसे में समय रहते खरपतवारों का समेकित नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। फिर अलग तरीका है ये है कि नियंत्रण विधि, अगर खरपतवार आ ही गए हैं खेत में तो उसका नियंत्रण कैसे करें। तो इसके नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधि है जिसको भौतिक विधि भी कहते हैं या फिर सस्य क्रिया विधि या रासायनिक विधि। जो यांत्रिक विधि है उसमें जो किसान भाई वो होते हैं या ग्रबर होते हैं या जैसे व्हील हो, इन सब के द्वारा से खरपतवार निकालते हैं। या पानी वाले जगह में कोनोवीडर है उससे खरपतवार निकालते हैं। इसमें जो ड्रेजरी है वो श्रम कम लगता है और अच्छी तरह से खरपतवार निकाल सकते हैं। और ये ज़रूरी है इसके लिए कि फसल को पंक्ति से पंक्ति में लगाया जाए। लेकिन
बहुत ये देखा गया है कि हाथ से भी निकालते हैं या ये मशीन या उपकरण के द्वारा भी अगर खरपतवार निकालते हैं तो जो पंक्ति से पंक्ति के बीच है उसमें तो खरपतवार निकल जाते हैं। किसान भाइयों, पिछले 3-4 दशकों में बड़े पैमाने पर ऐसे खरपतवारों का उद्भव हुआ है जो वर्तमान में प्रयोग में आने वाले खरपतवार नाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं। तो जो किसान रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं, वे कौन सी दवा लें और कितनी मात्रा में पानी के घोल का छिड़काव करें, वो इस प्रकार है। और रासायनिक विधि आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रभावशाली है, लेकिन रासायनिक खरपतवार नाशी के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए जानकारी होना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार या मोथा, तो इन सब के लिए अलग अलग तरह के जो खरपतवार नाशी है उनका उपयोग किया जाता है। जैसे चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D नामक दवा है, उनको उपयोग करते हैं। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है और समय का भी ध्यान देना जरूरी है कि कौन सा समय में हम। आज के समय में बहुत से किसान भाइयों के सामने खेती में खरपतवारों की गंभीर समस्या देखने में आ रही है, जो मैकेनिकल और रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बाद भी नियंत्रित नहीं हो पा रही। तो ऐसे में कुछ जरूरी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर खरपतवारों की गंभीर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं। फसल चक्र अपनाएं, बुआई के समय में बदलाव करें, पौधे का घनत्व कम करें, बुआई के तरीकों में बदलाव करके, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके, शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों का चुनाव करके, जुताई की पद्धति अपनाकर, मल्च विधि अपनाकर, सिंचाई प्रबंधन करके, मृदा सौर्यीकरण करके खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।